स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हर उस इलाके का हम लगातार जायजा ले रहे हैं जहां पर आम मुंबईकर अपने परिवार के साथ कई सालों से वहां पर गुजर बसर कर रहे हैं। जब वो फ्लैट परचेस करते हैं तो उस समय का आलम क्या होता है, और जब कुछ एक अंतराल के बाद लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच पाता है और निर्णय के नाम पर सिर्फ एक चिंता रह जाती है उनके चेहरे पर। मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे? वंदना मिश्रा मेरा नाम है। आप एडवोकेट भी हैं? यस। मैडम, ये बताइए, आप कौन से साल यहाँ पर आए थे? हमने फ्लैट बुक किया था 2010 में। 2014 में हम कोर्ट के थ्रू हमारा मैटर चल रहा था, वो सेटलमेंट करके फिर उसके बाद में हम यहाँ पर 2014 में हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया था। और हमको ये बोला गया था कि अभी ओसी नहीं है और हमारा पेपर वर्क चालू है और जल्दी हम ओसी ला करके दे देंगे। तो उस टर्म पे हमने सेटल किया था कि आप लोग ओसी डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एफर्ट चालू है, हम आपको ओसी ला के दे देंगे। लेकिन आज की डेट तक ओसी आया नहीं है। बहुत दिनों तक यहाँ पे पानी नहीं था। बहुत एफर्ट डालने के बाद में, पॉलिटिकल प्रेशर के बाद में यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमको पानी दिया गया है। नाउ डिफ़िकल्टी ये है कि हमारा एरिया का प्रॉब्लम है, हमारा एरिया बिल्डर हरा पड़ा है। हम कोर्ट में भी गए हुए हैं, वो मैटर भी पेंडिंग है। और एज एन एडवोकेट मुझे पता है कि ये स्ट्रेटजी होती है जो बिल्डर की, कि मैटर को डेट पे डेट लेते जा रहे हैं, तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है और मैटर किसी लेवल पे पहुंच नहीं रहा है। और यही बेसिकली रीज़न था हमने अपना मैटर सेटल किया, क्योंकि जुडिशरी का एक्सपीरियंस होते हुए मुझे ये पता है कि मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल फाइट करती रहूँगी, लेकिन अचीव मुझे मेरी लाइफ टाइम में सेटिस्फैक्शन से रहने का घर नहीं मिल पाएगा। दैट वाज द मेन रीज़न। इसलिए मुझे आज जो प्रॉब्लम है वो जुडिशरी या बिल्डर से कम है, मुझे मेरी गवर्नमेंट से ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। सबसे पहले हम अपने तमाम दर्शकों को ये बता दें, भारतीय लोकतंत्र में न्यायालय, न्यायपालिका सर्वोपरि है। जब कोई मामला कोर्ट के अधीन होता है तो उस पर टिप्पणी करना प्री मैच्योर के समान होता है, क्योंकि मामला न्यायाधीश महोदय के टेबल पर है और इस फैसले का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन बात जब सिस्टम की आती है तो लोगों के चेहरे फाख्ता पड़ जाते हैं, क्योंकि सिस्टम द्वारा बार बार कई दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की कसौटी पर सिस्टम कितना खरा उतर पाती है ये हम जानते हैं। मैडम, आपने कहा न्यायपालिका से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे बिल्डर की अपनी लिमिटेशंस हैं। एज एन एडवोकेट मैं समझती हूँ कि कभी जज नहीं है, कभी स्टाफ नहीं है, उनके पास में पेंडिंग मैटर्स है, तो मुझे ये समझ में आता है कि उनका ड्यू कोर्स में मैटर चलेगा। बट उसका एडवांटेज एडवोकेट्स लेते हैं, किसी न किसी एक्सक्यूज़ पे मैटर को डिले करते हैं और उसके बाद में एक लेवल पर मेरा निर्णय हो गया, दूसरे लेवल पे वो अपील में जाएंगे या हम अपील में जाएंगे, फिर वो अपील में जाएंगे, हम अपील में जाएंगे। इस तरीके से अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और हम उसी लेवल पे रह जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन जो है कि आज अगर बिल्डर कुछ भी घपला कर रहा है, कोई भी इरेगुलरिटी है, वो अपने आप नहीं करता। किसी भी इरेगुलरिटी में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के बगैर वो कर नहीं सकता। तो अगर आज पहाड़ा की वजह से मेरी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है, अगर आज बीएमसी की वजह से मेरी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है, मैं प्रॉपर्टी टैक्स दे रही हूँ, मैं मेंटेनेंस दे रही हूँ, मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से है, मेरा क्वेश्चन चीफ मिनिस्टर से है कि आप हर चीज़ के लिए पब्लिक को कोर्ट क्यों जाना पड़े। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, ना ये वक्तव्य हमारे हैं, ना संवाद हमारे हैं और ना ही ये आरोप हमारे हैं। ये आरोप है एक महिला के जो अपने आप में अधिवक्ता है, एडवोकेट है, मामले को समझती हैं, बुद्धिजीवी हैं। उनका यह भी कहना है कि जुडिशियल से हमें प्रॉब्लम नहीं है। ये इनके प्रकरण में कई चीज़ें आती हैं सामने, लेकिन जिस नगर विकास के आप मुखिया हैं, आखिर उस नगर विकास में चल क्या रहा है? एसआरए सीओ का कई बार ट्रांसफर किया जाता है, एक के बाद दूसरा सीओ आके बैठता है, लेकिन सीओ के अधीन जो एसआरए अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत बनाए गए बिल्डिंगों का निरीक्षण परीक्षण समय रहते किया जाता है? क्या बिल्डर जिस दर्जे का सामान बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल करता है उस दर्जे का परीक्षण निरीक्षण किया जाता है? जब कोई खरीदार फ्लैट खरीदने के लिए किसी बिल्डर के पास जाता है और बिल्डर उसे सपने दिखाता है और जब स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पोजीशन में परिवार रहने के लिए आ जाता है और उसके बाद बिल्डर अपने वादों की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता, तो उस फ्लैट खरीदार के परिवार
उस फ्लैट में रहने वाले तमाम सदस्यों के दिल और जहन पर क्या गुजरती है ये तो वही जानता है, क्योंकि जिसका छिलता है उसी का चुनमुनाता है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपका नाम? तनुजा। कहाँ रहते हो आप? मैं बी विंग में 103 में। तनुजा, कब आप यहाँ रहने के लिए आए? मैं 4 साल से आई हूँ। आज जो तकलीफ आपको है सबसे ज्यादा किस तरह की है? और आपके हाथ में एक पैम्पलेट मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा बताइए। ये पैम्पलेट है, ये जो झाड़ काटे गए इसका है। ये झाड़ काटते टाइम इतना, ये सब बिल्डिंग बना रहे थे ना, तभी इतना तकलीफ हो गया कि पूरा फट गया था और इधर जितना झाड़ था वो पूरा घाई में गिर गया। हम लोग बिल्डर को बताए भी थे कि उन कंप्लेंट भी किया था, पुलिस लोग भी आए थे। फिर उस टाइम क्या हुआ कि कोई किसी का ध्यान नहीं दिया, अपना अपना काम करते गए। फिर हम लोगों ने सोसाइटी सब मिलके फिर हम लोगों ने बोला कि तुम काम बंद करो, कोई काम बंद नहीं किया, अपना काम अपना चालू रखे। किस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिला यहाँ पर? मुझे यहाँ जो बिल्डिंग बनी है, आप रहने के लिए आए हो, रोज कोई ना कोई समस्या सामने निर्माण होती है, ये आपने सोचा था? पहली तकलीफ रोड का है। ये जो है काम करते हैं, पीछे बाजू भी काम चालू था 2 साल, सुबह 3 बजे काम चालू करते थे तो ऐसा लगता था कि खट खट का नींद पूरा नहीं होता था। और ये सामने भी काम चालू रहता है ना, कट कट चालू रहता है। बच्चे लोग का एग्जाम रहता है तभी पढ़ाई में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आपका नाम क्या है? कल्पना चौहान। सवाल मैडम, क्या सबसे ज्यादा क्या तकलीफ है आपको? रास्ते का प्रॉब्लम है, गाड़ी अंदर आती नहीं है और सबको सब चीज़ का प्रॉब्लम है, लेकिन किसको बताए, कोई नहीं सुनता है। ये बिल्डर लोग सुनते ही नहीं है। आग लगी थी ये बिल्डिंग में, लास्ट ईयर आग लगी थी और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को आने की जगह नहीं थी। फायर ब्रिगेड के नोटिस देने के बाद में तो यहाँ पे ये इन्होंने अपनी पाइप डाली है, अदरवाइज उन्होंने जो एज पर लॉ उनको जो प्रोविज़न करना चाहिए था फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए वो भी यहाँ पे नहीं था। मतलब फायर ब्रिगेड ने डंडा किया तब जाके? हाँ, तब किया, तब जाकर के हुआ है। आज अगर हमको आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पानी दे रहे हो, ये देने के पहले आपने ये क्यों नहीं पूछा बिल्डर से कि भाई आपके पास में ओसी क्यों नहीं है? इतने साल से लोग अगर रह रहे हैं बिना ओसी क्या इस बिल्डिंग में ओसी नहीं है तो कोई पानी कैसे आता है? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दिया हुआ है उन्हें। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो होता है वो एक अल्टरनेट समय के लिए होता है, परमानेंट नहीं। उसमें भी आपको कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आपको लोगों की इतनी चिंता है कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको पानी दे रहे हो, आप ये क्यों नहीं सोचते कि भाई आपने इतने पैसे दिए, लोन लेकर के आपने ये घर लिया हुआ है, आप इंटरेस्ट दे रहे हो, आप सब रेंट पे रह रहे थे, अपनी सारी कमाई डाल के हमने ये घर लिया हुआ है, उसके बाद में भी आज उस बिल्डिंग में ओसी नहीं है और आप हमको पानी दे करके मेहरबानी कर रहे हो कि हमने आपको जिंदा रखने के लिए पानी दे दिया। आपने बिल्डर को ये क्यों नहीं पूछा कि इतने दिन का आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि आप ओसी नहीं दे पा रहे हो? आपने ओसी के लिए अप्लाई किया, उसमें कोई ऑब्जेक्शन निकला, आपने सोसाइटी को बताया क्यों नहीं? आपने आरटीआई के तहत जानकारी निकालने की कोशिश करी? हमारे और भी कार्यकर्ता जो सोसाइटी की तरफ से कर रहे थे उन्होंने आरटीआई के तहत जानकारी निकालने की कोशिश की, पर एज फार एज आई नो उन्होंने कोई एप्लीकेशन अभी तक ओसी के लिए प्रेजेंट ही नहीं की है। आज तक कोई भी एप्लीकेशन। ओसी की बात आई तो हम चलते हैं यहाँ पर जो भी इस तमाम गतिविधियों पर नजर लगाए हुए हैं और सोसाइटी की तरफ से ये अपनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? वीरेंद्र दुबे। वीरेंद्र, ये बताइए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए मैडम ने कहा कि उनके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, क्या आरटीआई के तहत आपने ये जानकारी निकालने की कोशिश करी? मैंने आरटीआई के थ्रू डॉक्यूमेंट डाला था, तो हमें सिर्फ इतना डॉक्यूमेंट मिला कि आप एक तो इंडिविजुअल हैं, दूसरा ऐसा था कि हमें आया है कि ये जो सामने बिल्डिंग बन रही है इंडिविजुअल, इट मींस व्हाट? इंडिविजुअल। उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ हम बताएंगे कितना बनने वाला है, क्या है। बिल्डर ने ओसी के लिए अप्लाई नहीं किया, बोला उन्होंने। कंफर्म हो गया है? कंफर्म क्या किया। लिखित रूप से बीएमसी ने आपको दिया है? नहीं दिया। हम वहाँ पे गए तो वो बोलते हैं कि इसमें आपको 2 महीना जाएगा, फिर ये आएगा वो आएगा। उसके बाद में हमने बिल्डर से लेटर दिया और ये बिल्डर से मैंने साइन करवा के लिया 30/3/2014 को, जिसमें बिल्डर ने लिखा था कि 4 से 6 महीने के अंदर मैं आपको रोड दे दूंगा, पार्किंग का दे दूंगा, वाटर का सब कुछ कनेक्शन कर दूंगा। मगर आज 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ है। ये 30 मार्च 2014 का ये लिखा हुआ तमाम चीज़ें ये दुबे जी हमें बता रहे हैं और इनका ये कहना है कि बिल्डर ने लिखित तौर पर हमें जो आश्वासन दिया वो आश्वासन खोखले के खोखले ही रहे, क्योंकि उस आश्वासन की कसौटी पर वो खरा नहीं उतर पाया। आपके हाथ में जो संक्षेप में जानना चाहूँगा, ये ऐसा है कि हमारी बिल्डिंग है, सामने नई बिल्डिंग बन रही है। एक्चुअल में ऐसा है कि हमारी जो बिल्डिंग है उसको हमारी 40 फीट की जगह है जो प्लान से हमें पास दिया गया था, मगर बिल्डर ने सडनली एक दिन ये रात को ये काम चालू किया और ये काम करके जो हमारी जगह थी, ये यहाँ पे 30 पेड़ थे, सारे पेड़ उन्होंने तोड़ दिए। इसके अगेंस्ट हम पुलिस में कंप्लेन करने गए। पेड़ तोड़ दिए तो पेड़ के बदले पेड़ लगाए? कुछ नहीं लगाए, जबकि उनको 1500 पेड़ यहाँ लगाने थे जो एग्रीमेंट में मेंशन किया था, मगर उन्होंने कोई पेड़ नहीं लगाया।
पुलिस में हम गए, पुलिस ने भी हाँ आज करेंगे कल करेंगे, कुछ हमें लेटर भी लिखवा के दिया, मगर उसका कोई पालन नहीं किया। ये जो हम इस रास्ते से हम आते थे, ये रास्ता हमारा सामने का बंद कर दिया गया। ये बिल्डर के आदमी लोगों ने, ये जो बिल्डर के आदमी हैं, इन्होंने रातों ये मॉर्निंग में आते ही, यहाँ किसको पता नहीं, सुबह 7 बजे काम चालू किया और ये बिल्डिंग का जो पूरा रात को 12:30 बजे ऐसा मतलब ये बिल्डिंग गिरा कि जैसे यहाँ पे भूकंप आ गया हो, और रात को ये गिर गया। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरे खड्डे की हालत में ऐसे हम कुछ साल तक रहे। इस बिल्डिंग जो काम सामने चालू है इसके बारे में बताइए। ये जो काम चालू है, ये ऐसा पहली बिल्डिंग मैंने देखा है जो 1 महीने के अंदर 6 माला बन गया है। इसका ना कोई वेबसाइट हम आपको रोकना चाहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी इस नव निर्माणाधीन इमारत के ऊपरी मंजिल की तरफ अपने कैमरे के लेंस को ले जाए और सिस्टम को ये बताने का प्रयास करे कि जब कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो सेफ्टी के नॉर्म्स का वो ख्याल रखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से कोई सुरक्षा, कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं है। क्या ये जिम्मेदारी बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त अजय मेहता साहब, आपकी या आपके मातहत आने वाले उन तमाम मनपा वार्ड के सहायक मनपा आयुक्तों की नहीं है कि उनके जुरिडिक्शन में आखिर चल क्या रहा है? एक व्यक्ति की जान क्या इतनी सस्ती होती है? यदि वो गरीब है तो गरीब होना क्या पाप है? यदि उसे बतौर मजदूर अपने यहाँ कोई बिल्डर नौकरी देता है, कामकाज देता है, तो वो व्यक्ति उस गगनचुंबी इमारत के ऊपर चढ़ता है और बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के, क्या लोकल पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आईपीसी के प्रावधान का इस्तेमाल कर इस लापरवाही को संज्ञान ले गंभीरता से, क्योंकि मामला जानमाल से जुड़ा हो सकता है और ये बेहद गंभीर मसला है। हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कई लोग हमारे सामने खड़े हैं और उनके जहन में इस मुद्दे को लेकर वो क्या सोचते हैं, ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नज़र आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। मलाड पूर्व के अप्पापाड़ा में हम हैं और मंगल कृपा सोसाइटी के तमाम जो परमानेंट रेसिडेंशियल हैं आज वो हमारे कैमरे के सामने खड़े हैं और वो सिस्टम को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से सिस्टम जो है वो मूक दर्शक बना हुआ है। इनकी तमाम समस्याओं से मानो उन्हें कोई सरोकार नहीं है। आदमी यहाँ साल 2012 में आता है, 5,500
रुपए प्रति स्क्वायर फीट के रूप में फ्लैट खरीदता है, बिल्डर उसे सपने दिखाता है। बात जब आती है पोजीशन की तो बिल्डर पोजीशन देने के लिए तैयार नहीं होता है। अंतत्वगत्वा लोग जब सब्र का बांध टूटता है लोगों के तो जबरन आकर वो यहाँ पोजीशन ले लेते हैं। ये यहाँ की दशा व दिशा है और ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक कर तमाम लोगों से हम जानना चाहेंगे। आपका नाम? राम हरिहर सिंह। सिंह साहब, सबसे बड़ी समस्या आप बताइए क्या है? सबसे बड़ी समस्या सर एक 2011 में पोजीशन डेट था, लेकिन आज तक पोजीशन के नाम पे 7 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट लिया था आपने? 680 स्क्वायर फीट का सर। 680 क्या हिसाब से? हिसाब तो सर 4000 के ऊपर उस टाइम था रेट, लेकिन अब अभी लाखों रुपए आपने दिए ना? अभी सर उसका वैल्यूएशन उतना ही रह गया है। फ्लैट लोन पर लिया था आपने? लोन सर EMI भर रहे हैं, भाड़े पे रहते थे पहले, तो दोनों साइड से मार पड़ रही थी, यहाँ से भी वहाँ से भी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 जन है सर। 6 जन है। कमाने आज वाले मैं अकेला हूँ। आज की स्थिति क्या है? आज किसी सर की कैसे भी अपना गुजारा बसर हो रहा है। सोसाइटी का मेंटेनेंस तो देना ही पड़ता है। वो देना पड़ रहा है, EMI भरना पड़ रहा है और ज़्यादा अपना टैक्स उसकी EMI मतलब ज़्यादा टैक्स भी बढ़ रहा है, हमारा पानी का टैक्स बढ़ रहा है, रोड नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम चौहान है। मैं यहाँ पे 2012 से रहने आया हूँ। मेरे घर पे दो मेरे मम्मी पापा बहुत बूढ़े हैं। कल कुछ सीरियस केस हो जाए या कुछ इमरजेंसी आए तो यहाँ पे आने के लिए कोई फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं है, या कोई आग लग जाए घर पे, या कोई मेरे मम्मी पापा बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे उठा के लेके जाना पड़ता है भाई वहाँ पे, ताकि एम्बुलेंस के कोई पहुँचा सके। इतना जब यहाँ पे हम लोग आए थे तभी ये रास्ता खुला था, लेकिन बिल्डर का जब डेवलपमेंट प्लान स्टार्ट हुआ उसने ये रास्ता भी बंद कर दिया। हम लोग को पूरा घुमा के जाना पड़ता है यहाँ पे, और हम लोग लिटरली यहाँ पे आके फंस गए ऐसे बोल रहे हैं। फ्लैट में रहना हर व्यक्ति की हसरत होती है, लेकिन फ्लैट में रहकर झुग्गियों से ज्यादा बुरी विकट परिस्थिति का सामना अगर उनको करना पड़े तो बात हजम नहीं होती। वैसे बिल्डिंग प्रपोजल का एक कानून है कि कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो उस बिल्डिंग के निचले मंजिले पर जो प्रमाइसेस होता है वो 360 एंगल में दमकल की गाड़ियां वहां से घूमनी ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पर देखने के बाद ऐसा लगता है कि फायर ब्रिगेड का वो पाइप तो लगा हुआ है, लेकिन फायर ब्रिगेड के लिए जो रास्ता होना चाहिए वो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा। आपका नाम? स्वतंत्र मिश्रा। मिश्रा जी, बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे मुख्य रूप से क्या तकलीफें आपको आई है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी? यहाँ पर रोड नहीं है, हमारा बाउंड्री नहीं है, हमारा 40 फीट का जगह जो है वो भी खा गए है बिल्डर ने। अभी आज के डेट में देखोगे तो 10 फीट से ज़्यादा जगह नहीं है हमारा बाउंड्री का। ये बताइए, ये बिल्डिंग जो सामने बन रही है ये कोई सेफ्टी वॉल वगैरह, बाउंड्री वगैरह? कुछ नहीं है। सामने से पत्थर गिरता है, हमारा बाइक खराब हो रहा है, कार खराब हो रहा है। कंप्लेंट आपने नहीं करी? ऑलरेडी 2-3 बार पुलिस स्टेशन में जाकर आए हैं। हमारा स्टेशन का क्या रिस्पॉन्स है? कुछ नहीं, हम 100 नंबर पर कॉल करते तो 1.5 घंटा 2 घंटे में उनके बंदे आते हैं। पुलिस स्टेशन है? हाँ, कुरान। इस मामले में आप लोगों ने DCP एडिशनल CP से मुलाकात करी? हाँ, सीनियर से मिला है, ACP DCP। हम चाहेंगे कि आप इस मामले को IPS ऑफिसर तक जरूर ले जाएं, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि उनके मातहत आने वाले उन तमाम पुलिस स्टेशनों में चल क्या रहा है। इवन 100 नंबर पर हम लोग कॉल करते हैं। हम लोग सुने हैं 100 नंबर पर कॉल करो तो विदिन 10-15 मिनट्स पुलिस को आना चाहिए। पुलिस 1-1 घंटा 2-2 घंटा पता नहीं रहता है। आपका नाम क्या है? अमित चौहान। अमित साहब, ये बताइए, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर 100 मैंने मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आप लोग कॉल करते हो तो पुलिस को यहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगता है, कितनी सच्चाई है? सही बात है। तो जब भी हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रात को 11 बजे 12 बजे तक चलता रहता है, तो भी हमको कॉल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में फैमिली मेम्बर्स है जिनको ये हेल्थ इशू होते हैं, तो एटलीस्ट 8 घंटे का तो नींद चाहिए। बट फिर भी ये लोग समझते नहीं है, और पुलिस वाले कभी भी 1-2 घंटे बाद आते हैं, जब तक तो ये लोग उनका आधा काम कर चुके होते हैं, और फिर 2-3 बजे बंद कर देते हैं पुलिस के आने से। ये स्थिति है, बड़ी विकट है। आपका नाम? प्रमोद भाई। आपके हाथ में प्रमोद भाई, मंगल कृपा सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित। आपने लिखा है सारे प्लान नंबर सो एंड सो, डीड ऑफ कन्फर्मेशन कम रेक्टिफिकेशन एग्रीमेंट फॉर डेव्हलपमेंट 17 जून 2005 आणि सेल एग्रीमेंट अनुसार डेव्हलपर आणि जमीन मालिकाकडून खालील कामे शिल्लक आहे। क्या यहाँ का डेव्हलपर और यहाँ का जमीन मालिक है ये कि 2 अलग अलग लोग हैं? हाँ, दोनों अलग। क्या वो दोनों पार्टनर है? हाँ, दोनों पार्टनर ही है। बिल्डर का नाम बताइए। बिल्डर का है दुधाल एसोसिएट, मिस्टर रमेश दुधाल और सुरेश दुधाल। और यहाँ के जमीन मालिक कौन है? रामपाल। रामपाल साहब कभी आए हैं आप लोगों की सुध लेने? एक बार भी वैसे नहीं। रामपाल साहब से तो कोई सरोकार ही नहीं है आपसे, क्योंकि फ्लैट तो अपने बिल्डर से खरीदा है। ये बताइए, मैंने रामपाल से खरीदा है। आपने रामपाल से खरीदा है, तब तो रामपाल से मिलना। बोलता कर रहा हूँ, मैंने फ्लैट बेचे नहीं, मैं इतने ही फ्लैट बेचे, मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें। आप देखो, आप बिल्डर देखो, ऐसा भाग के इधर उधर जाओ बोलता है। फ्लैट का पैसा आपने किसको दिया? मैंने रामपाल को दिया है। तो रामपाल ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरा कुछ नहीं है? बोलता मैंने कुछ लिया ही नहीं, बोलते वो मेरे से पैसा तो ले लिया उससे पूरा। दत्तू चौहान है मेरा नाम। और सबसे मेन रास्ता का रोड का प्रॉब्लम है,
हम लोग को जब भी फ्लैट लिया था अभी हम लोग को बोला लोखंड वाले से आपका रोड होगा और यहाँ से मालाड कनेक्शन होगा, लेकिन आज तक कोई कनेक्शन नहीं है। वहाँ जैसा है वहीं गिरते पड़ते जाना पड़ता है और बिल्डर और पुलिस दोनों सब मिले जुले हैं, कोई नहीं सुनते। हम जब जाते हैं वहाँ पे तात्पुरता अपना बोलते हैं, हाँ आश्वासन देते हैं, बाद में उनका सब काम जो जैसा था वैसा चलते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। कितने साल से परेशानी झेल रहे हैं? लगभग 4 साल कंप्लीट हो गया, 5वां साल चल रहा है, इनका कोई एक्शन नहीं है। बिल्डर भी चोर है और ये लैंड ओनर भी चोर है, सब के सब चोर है, पुलिस भी मिली जुली सब वही है। हमारी तकलीफ जो है, मैं खुद एक डायलिसिस पेशेंट हूँ। क्या हुआ है आपको? मुझे डायलिसिस, मेरे दोनों किडनी फेल है। कब से? गए 5 साल से, और मैं यहाँ पर 5 साल से रह रहा हूँ और यहाँ पर मुझे ना जाने का एक्सेस है बराबर, ना एम्बुलेंस आने का। एम्बुलेंस और रिक्शा तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तो छोड़ दो, एक रिक्शा आने के लिए सुविधा नहीं है, रिक्शा वाले इनकार करते हैं यहाँ आने के लिए। आज मैं खुद डायलिसिस पे आया हूँ। सप्ताह में कितनी बार डायलिसिस होता है? हफ्ते में 3 बार मैं जाता हूँ। सप्ताह में 3 बार डायलिसिस होता है। यहाँ जाने के लिए, अस्पताल पहुँचने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है। अलबत्ता प्रशासन को मुँह चिढ़ाती इस इमारत को यहाँ खड़ी तो कर दी गई है और इसको बेचकर अपनी तिजोरी तो भर ली गई है, लेकिन इस इमारत में रहने वालों के दर्द का हाल लेने वाला कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि हो, सरकारी महकमे के उच्च अधिकारी हो, मंत्री महोदय हो, तमाम लोग मानो इनकी समस्याओं से किसी को कोई सरोकार नहीं रह गया है। क्या नाम है आपका? भावेश। जैसा कि मेरे काफ़ी मित्रों ने तमाम समस्याएं बताई आपको, मैं इन न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ इन फ्यूचर कोई घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसा कि 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं, तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? ये मेरा प्रश्न आपके माध्यम से सरकार से है। बिल्कुल बिल्कुल, और इनके सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। आपका नाम सर? मनीष, ये बताइए, बतौर युवा आप क्या महसूस करते हैं बिल्डर की कार्यशैली को लेकर, सरकारी महकमे के अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर, पुलिस महकमे की कार्यशैली को लेकर? बहुत ही इनसिक्योरिटी फील होती है। यहाँ की महिलाएं भी असुरक्षित हैं। रात को जब वो आती हैं 10 या 11 बजे ऑफिस से, तो यहाँ दारू पी के सब बैठे रहते हैं, पर किसी से कोई कुछ कह नहीं सकता। किससे कहने जाएं? जिससे रोड मांगे आज तक रोड दिया नहीं है, किसी की किडनी फेल है, बहुत सारे लोगों की ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो पूरी होती ही नहीं है। थक हार के आदमी अपने घर में चुपचाप बैठने के अलावा और कर ही क्या सकता है। एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, हमने बहुत सारी इस तरह के खबरों को कवर किया है, लेकिन आज तक हमें रिहैब बिल्डिंग जिसके लिए बननी होती है उनकी समस्याएं हमें प्रमुखता से दिखाई दी। पहली बार हम किसी इलाके में पहुंचे हैं जहां सेल बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की समस्याएं दिख रही है। आप बिल्डर के काम से कितना संतुष्ट हैं? 100% असंतुष्ट हूँ। और सिस्टम फेल है। दोषी किसको ठहराएंगे? इन दोनों को, क्योंकि दोनों में मिली भगत है, 100% मिली भगत है। बिना मिली भगत के कुछ हो ही नहीं सकता है। बिना मिली भगत के कोई हो नहीं सकता। देखिए साहब, हमारा कुछ हाल इस तरीके से हो चुका है कि किसको सुनाए कौन सुनेगा, इसलिए चुप रहते हैं। वो आदत बन गई है हमारी भी, क्योंकि हमने काफ़ी आवाज़ें उठाई, बट उस पर सोल्यूशन कहीं से कुछ निकल कर नहीं आया। सिर्फ आपको नमक लेकर घूमने वाले लोग मिले जख्म पर छिड़कने के। बिल्कुल सही, लेकिन आपको किसी ने राहत नहीं दी। बिल्कुल नहीं। यही बिल्कुल सही। आपका नाम सर? सुरेंद्र कुमार चौबे साहब। चौबे साहब, ये बताइए, बड़े संक्षेप में, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं आप? जी साहब। यहाँ पर कब आए थे फ्लैट लेने? इधर मैं समझो साहब 2010 में मेरा जो है मैंने फ्लैट लिया हुआ है जो है। 2010 में फ्लैट लिए थे, तो उस समय बिल्डर ने कैसे वादे आपसे किए? अरे साहब, बिल्डर तो इतने लंबे चौड़े वादे कर दिए, इतना ऐसा ललीपॉप दे दिया, आज मालूम होता है ललीपॉप। उस टाइम तो साहब हमें लगा कि नहीं, बिल्डर तो बहुत अच्छा है। जो है मुझे बताया सामने 60 फीट का रोड है, आपके हमारे पूरब साइड बोतला, इधर जो है 45 फीट आपका जगह है, उसके बाद रोड है, गार्डन है, ऐसे सब जो है दिखा के, और साहब आज यहाँ देख रहे हैं 60 फीट का दिखाया था। और लैपटॉप पे दिखाया था, कागज पे दिखाया था? नहीं साहब, ऐसा एक्चुअली जो है बाउसर भी दिया था और जबान से भी बोला था, ऐसा है बाउसर दिया है। हाँ, वैसे दिया था। काम नहीं कर पाए? कुछ नहीं साहब, यहाँ तक है कि पैदल आने, यहाँ तक है साहब पैदल आने जाने वाले के, जैसे अभी जो है सर जी ने बताया, जो है
रात को 10 बजे महिलाएं आते हैं, गिरते बारिश में साहब इधर 3-3 फुट के खड्डे थे। आप 2 दिन पहले आए होते तो शायद मैं दिखाता है सब। अभी परसों जो है रैबिट डाल के थोड़ा है क्या, नहीं तो 3-3 फुट के खड्डे में कितनी लेडीज गिरते हुए आई है, कितने स्लीप होके पत्थर पर से गिर चुकी है, उनके पैर भी फ्रैक्चर हुए हैं साहब। ये भी मैं हम रहते तो फ्लैट में हैं, लेकिन स्थिति झुग्गी झोपड़ी से भी बदतर है, ये इनका कहना है। ना ही हम न्यायपालिका है, ना ही कार्यपालिका और ना ही विधायिका। हम है लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ जिसे कहते हैं पत्रकारिता। हमारी मर्यादाएं बहुत सीमित होती हैं और ये हम उन तमाम मुंबईकरों को कहना चाहते हैं, उन तमाम दर्शकों को भी कहना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। फैसला करना हमारा कोई न मकसद है, न हमारा अधिकार क्षेत्र है, लेकिन जो खबर दबाने की कोशिश की जाएगी उसे हम रोज और नित्य दिन अपने टीवी न्यूज़ चैनल पर प्रसारित करने की पूरी कोशिश करेंगे। और चलते चलते एक बार फिर वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी 360 एंगल इस कैमरे को घुमाने की कोशिश करें और बताने का प्रयास करें उन दर्शकों को कि ये अप्पा पाड़ा का वो मंगल कृपा सोसाइटी है जो बनाया तो गया था बड़े तामझाम के साथ। फ्लैट ऑनर जो यहाँ खरीदार फ्लैट खरीदने आए थे उन्हें लॉलीपॉप भी दिखाया गया था, लेकिन जब बात आई बेसिक एमिनिटीज़ की तो मुकर गए। सब के सब मामला न्यायपालिका में प्रलंबित है और हमें इंतजार करना होगा उसके फैसले का। चलते चलते आखिरी पॉइंट ये बोलना चाहती हूँ कि जब कपिल शर्मा ने ट्वीट किया था तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया था और उनको भरोसा दिलाया था। हमने भी ट्वीट किया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज आपके चैनल के माध्यम से हमें अपनी बात रखने का मौका मिला है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना डर है कि इस चीज़ को भी जिस तरीके से कपिल शर्मा को विक्टिमाइज़ किया गया बात अपनी रखने की, क्योंकि हमने करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, तो आप उसी चीज़ को, हमारी ही कंप्लेंट को हम ही को पनिश करने के लिए यूज़ करते हो। तो कल को यही होगा कि भाई आप लोगों ने SRA के अगेंस्ट बात की, आपने BMC के अगेंस्ट बात की, अब हम आपका पानी बंद कर देते हैं, आपको फॉरेस्ट लैंड के उसमें आ रहा है, हम आपका रास्ता बंद कर देते हैं। जब आपने ये प्रपोजल पास किया तो आपने क्या सोच करके पास किया था कि इनको पानी देना है या नहीं देना है, इनको रास्ता देना है या नहीं देना है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें देनी थी तो अब हमको उसके लिए विक्टिमाइज मत कीजिए कि आप बिना OC की बिल्डिंग में रह रहे हैं, आप बिना परमिशन के रह रहे हैं, या इस जगह पर रोड नहीं आ सकता, या इस जगह पे पानी नहीं आ सकता। कुल मिलाकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना यदि गुनाह है तो ये गुनाह हम 100 बार करेंगे। हमारे पास समय की काफी कमी है, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। सर इस सोसाइटी में 96 फ्लैट्स रेसिडेंशियल है, 24 शॉप्स हैं, जिसमें कि 70% फ्लैट्स में और शॉप में टोटली लीकेज है। बिल्डर आज उसको झांक कर देखता नहीं है कि बिल्डिंग गिर रही है कि इसकी लाइफ क्या होगी सर, जब हर 70% फ्लैट में लीकेज है। हमने कार्यक्रम में इस चीज का उल्लेख किया था कि बिल्डर जब बिल्डिंग बनाता है, जी हमारा मकसद कोई विवाद खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, किसी को डोमिनेट करना हमारा मकसद नहीं है, कोई विवाद तूल पकड़े ये भी हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सच्चाई पूरी पारदर्शिता के साथ अपने दर्शकों तक, सिस्टम तक, सूबे के मुख्यमंत्री तक, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है। हमारे आज की इस खास पेशकश में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते चलें, यदि आपके इलाके में इस तरह की समस्याएं हैं, यदि आप भी किसी के कोप भाजन का शिकार हो रहे हैं, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।